नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके शेखावटी मिशन 100 के अंदर दिए गए हैं, उनके एक एक पर्सन और साथ में सॉल्यूशन के बारे में समझते हुए चलेंगे। क्लास एक मैराथन क्लास है जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर आपको यहां पर समझाए जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि इतने 4 चैप्टर और उसके सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी तरह के आज तक पूछे गए क्वेश्चन है 2025 की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेखावटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। हालांकि हमारे पास आंसर है इसके, लेकिन अगर उसको समझ लें तो हम अगर कोई चीज को समझ लेते हैं तो अपने अनुसार भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ये सारे रटने हैं वो आप रट सकते हो। तो देखिएगा अपन एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है शेखावटी मिशन 100 के अंदर कई टीचरों के द्वारा मिलकर ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बाकायदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें से कई बार पेपर में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो अब धैर्य रख के पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि अपन एक एक पर्सन के साथ में सॉल्यूशन बात करेंगे और यहां पर हम साथ में वो भी डिस्कस करने वाले हैं कौन से चैप्टर में से कौन कौन से नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जिसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे अपन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसमें रिक्त स्थान आएगा उसमें रिक्त स्थान की बात करेंगे, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसमें 2 नंबर के हिसाब से बात करेंगे, जिसमें 3 नंबर का और 4 नंबर का आने वाला है तो उसी हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। तो धैर्य बनाए रखें, कॉपी पेन आप अगर आप लें तो आपको कोई चीज ऐसा लग रहा है अच्छे से पॉइंट है तो उसको नोट करते हुए चलिएगा। बाकी वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। लास्ट में ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद कर सकती है, आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है। आपके लिए अगर इस वीडियो को पूरा देख सकते हो तो मैं कह रहा हूं अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके निश्चित तौर पे एग्जाम के अंदर 5 से 10 नंबर ऐसे ही बढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक एक क्वेश्चन को। जो पूरे क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेकर 4 तक उसको डिस्कस करते हैं। कक्षा 10 के विज्ञान के साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम यहां पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो देखिएगा यहां आपके ब्लूप्रिंट दिया गया है पूरा। उसके बाद में यहां से आपका जो पहला चैप्टर है तो देखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर दे रखी है। हर चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करते हुए चले तो यहां पे देखिएगा बच्चों पहला चैप्टर जो है आपका वो 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 पर्सन आएंगे, इसमें से 6 नंबर का है। अंक कितने का है? 6 नंबर का। और पर्सन देखो एक जो पर्सन आएंगे 2 ऑब्जेक्टिव टाइप, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक पर्सन आएगा। ठीक है, तो ये टोटल 6 नंबर का है, यानी 2 नंबर ये हो गए, 3 ये, 4 ये और 2 नंबर का लघुतरात्मक पर्सन आएगा। तो यहां पर देखो आपको पर्सन भी उसी हिसाब से दिए गए हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं। तो देखिएगा पहला पर्सन दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला पर्सन दिया गया है Fe2O3 2Al Al2O3 Fe। ये आपके हालांकि मॉडल पेपर 2025 के अंदर भी ये प्रश्न है। तो ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है तो आप यहां पे देखिए एल्यूमिनियम जो है वो फेरस को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए इसका चौथा आंसर दिया हुआ है। अगला दिया गया नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऐसा आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो कई बार हम इसको गलती से सत्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, असत्य सत्य है या नहीं है, ऐसे हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो यहां पर देखिएगा यहां पर क्या कर रहा है ये, यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहां से विस्थापित हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन इसके साथ जाकर जुड़ रही है, यहां से ऑक्सीजन निकली। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन इससे निकल रही है और इसके साथ जाकर जुड़ रही है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है यानी उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो कौन कौन से? यहाँ सीसे का अपचयन हो रहा है, ये गलत बात है। और ये दोनों, तो कौन से दोनों? पहले दोनों कथन असत्य है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या दिया गया आपको आंसर के अंदर? ए दिया गया है। कौन सा दिया गया है? ए दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो ये 2024 में आया पर्सन है। नेक्स्ट 2024 में आया वो पर्सन है फेरस की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक कितना है? देखिएगा पर्सन किस तरह से घुमा के पूछा। यहां पर ये पूछा है कि इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो Fe का गुणांक कितना आएगा। तो देखिए यहां पर फेरस कितने हैं? 3, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन दिया है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। देखो 2022 में पूछा हुआ है। तो काली परत चढ़ना क्या होता है? संक्षारण होता है। दूसरा ऑप्शन इसलिए है। अगला पर्सन आपको दिया गया है लोह चूर्ण पर HCl अम्ल डालने पर क्या होता है? ठीक है,
आपको ये बताना है लोहे के चूर्ण पर अगर हम HCl अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। आपको पता है एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो A2 गैस और फिर Cl2 बनता है, या फिर Cl2 गैस और Fe बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण और जल बनता है। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर फेरस क्लोराइड और साथ में ही आपका बनेगा यहां पर हाइड्रोजन गैस, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सी गैस जो पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस ली जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो हमें दिया हुआ है अगला पर्सन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो उन्हें क्या कहते हैं? जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है उन पदार्थों को क्या उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, या कोई नहीं? तो देखिएगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अगला दिया, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। दहन अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2022 और 2017 दो में प्रश्न पूछा गया है। वियोजन, विस्थापन, संयोजन, या कोई नहीं? तो देखिएगा यहां पर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोजन। दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे हैं तो ये संयोजन हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे यहां पर अगला देखने वाले हैं पर्सन, यहां पे आपको एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सामान्य विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जिस प्रोसेस से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। अगला अब आपको दिए गए हैं कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अगला है, कोयले का दहन करने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है? कोयले को जलाएंगे तो आपको पता है ऑब्वियस CO2 गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर यानी CaCO3 का उसमें वियोजन से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 का वियोजन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहां गैस का नाम पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, फिर से ये संक्षारण, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, चांदी पर काली परत चढ़ना, या लोहे पर जंग लगना, ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। साग सब्जियों या वनस्पति द्रव्यों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम शोषण लेते हैं वो भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला दिया है, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया कराने से उसमें अपघटन कराने से एक तो फेरस ऑक्साइड बनता है, बाद साथ में क्या बनता है देखिएगा बच्चों, यहां पर दिया गया है फेरस सल्फेट और फेरस डाइसल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। SO2 और SO3 और बनता है, तो यहां SO2 और SO3 आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर की सतह पर कौन सी परत चढ़ जाती है? तो देखिएगा कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, यानी कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। अगला दिया हुआ है प्रश्न, अब देखिएगा आपको अभिक्रियाओं को क्या करना है? संतुलित करना है। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH2। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल यानी H2O। इसकी अभिक्रिया हमने लिखी, ये क्या है? संतुलित ही है अभिक्रिया यहां पर। अगला दिया गया है, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन रहा है, तो नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। यहां पर आपको जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके नाइट्रेट के इधर 2 अणु हैं तो इधर भी 2 अणु करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां भी 2 आ जाएगा। ये हमने संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी। अगला है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर और जल बनता है, ये 2024 में पूछा गया है। इसके अंदर आपको संतुलित रासायनिक समीकरण, ये कॉपर ऑक्साइड CuO होता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया की CuH2O बना है, यहां पर ये अभिक्रिया इसकी संतुलित है। तीसरा प्रश्न दिया है, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन से प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण की चित्रित कीजिए, यानी डायग्राम पूछा हुआ है 2024 के अंदर। तो हमने क्या किया, यहां पर एक चाइना डिस्क युक्त हमने क्या लिया है, मतलब चीनी मिट्टी का एक बर्तन लिया है जिसके अंदर हमने क्या डाल रखा है? कॉपर चूर्ण डाल रखा है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए जैसे इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से आपको पता है कॉपर से क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, आयरन की कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहा है, तो इस अभिक्रिया की आपको संतुलित समीकरण लिखनी है। तो आयरन होता है Fe, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, आयरन सल्फेट होता है FeSO4 और कॉपर होता है Cu। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं यहां पे।
अगला प्रश्न आपको दिया गया 5वां, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए फिर से आपको दिया है, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, उसके बाद में आपको दिया एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO3 SO4 उसके बाद में बेरियम सल्फेट बना है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है। यह अभिक्रिया संतुलित करने के लिए हमें यहां पर 3 लगाना पड़ेगा और यहां पर 3 और यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, तब यह अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। देखिएगा बच्चों, आपको ये प्रश्न अगर अच्छे से समझने हैं साथ साथ में, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिएगा होता क्या है, हम थोड़ा सा वीडियो देख के चले जाते हैं और फिर बाद में हमें इसके नुकसान भी होते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इसको आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी। यहां पर देखो H2 है तो इसको 2 करने के लिए यहां पर 2 लगाया है, तो इससे क्लोराइड भी 2 हो गए, यहां क्लोराइड 2 हो गए, तो अभिक्रिया संतुलित होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया दी गई है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण लिखिए, C को ही संतुलित करना है। तो देखिएगा यहां पर दिया है नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है। तो देखिएगा यहां पर हमारे क्या है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 यहां पे, एक यहां पे 3 है, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो 3 इधर करने के लिए हमने यहां पर 2 लगाया। 2 लगाने से हमारे नाइट्रेट के इधर 2 अणु थे, वो भी 2 हो गए, ठीक है, और हमारी अभिक्रिया यहां पर 2 लगा देते हैं तो संतुलित हो जाती है। इसके बाद अगला दिया गया है, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, जिसमें अभिकारकों के जो अभिकारक के अंदर जितने परमाणु के हैं उतना उत्पाद के अंदर परमाणु नहीं होते, या सीधा सा कह दे जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम क्या कहते हैं, यानी जब अभिकारक व उत्पाद के रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित की जाती है, ऐसी समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी असंतुलित। वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। रेजमाल से साफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो वातावरण के ऊपर, मैग्नीशियम कुछ ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन गैस जो वायु में उपस्थित क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना देती है, ठीक है। उसको हटाने के लिए पहले उसे साफ किया जाता है, उसको हटाने के लिए पहले क्या किया जाता है, उसे साफ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखो जस्ता यानी जिंक एक धातु है और उसके ऊपर अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। आप यहां पर समीकरण देख सकते हैं, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। आप इस तरह का डायग्राम भी देख सकते हैं जिसके अंदर हमारे बुक के अंदर दिया गया है। अगला है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया। कोयले को जलाने पर जो अभिक्रिया है, तो देखो कोयले को जलाना यानी C+O2 बना है CO2, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया भी है, इसको आप उपचयन भी कह सकते हैं। अगला दिया गया, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए 2015, 16 और 23 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं C+O2 CO2, यहां पर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस तरीके से आप समझा सकते हैं। यहां पे अगला प्रश्न दिया है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उष्माक्षेपी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण होता है, यानी देखिएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, उष्मा का भी निर्माण होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो हमारे क्या होता है, उसके दहन से यहां पर देखिएगा CH4 होती है हमारी प्राकृतिक गैस, मैथेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत, तो CO2 H2O और साथ में ऊर्जा बनती है। साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा उदाहरण जो है श्वसन भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज से मिलकर क्या बनाते हैं, उष्मा बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा या उष्मा बनती है। इसलिए यहां पर उष्मा का निर्माण हो रहा है, इसलिए श्वसन भी क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दीवार पर सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है दीवार पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है, यानी बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिलता है, इसके उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। संगमरमर का सूत्र क्या है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है।
अगला है वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण से ही समझाइए। 2015 और 23 में पूछा गया है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना, एक अभिकारक टूटेगा दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनेंगे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब वियोजन किस किस वजह से होता है, वियोजन अगर मान लो अपघटन या वियोजन प्रकाश की वजह से हो रहा है तो उसको हम प्रकाशीय अपघटन कहेंगे, उष्मा की वजह से हो रहा है तो उष्मीय अपघटन कहेंगे, और विद्युत की वजह से हो रहा है तो उसको विद्युतीय अपघटन कहेंगे। ठीक है, यहां पर देखो ये अपघटन उष्मा द्वारा हो रहा है तो इसको उष्मीय अपघटन कहेंगे। जब ये उष्मा द्वारा हो रहा है, जब यही अपघटन प्रकाश द्वारा हो तो प्रकाशीय अपघटन, यहां ताप द्वारा हो रहा है तो ये उष्मीय अपघटन हो गया। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब यहां पे अपघटन किसके द्वारा होता है, जल का अपघटन विद्युत द्वारा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जल अपघटन यानी विद्युत अपघटन। और प्रकाश द्वारा होता है, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, इसको भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं, विस्थापित हो, मेरा मतलब है अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला दिया हुआ है प्रश्न नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिएगा ग्लूकोज कैसे बनता है, तो देखो पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, साथ में जल लेते हैं, इनके दोनों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी वजह से वो क्या बनाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और साथ में ही जल बनती है। साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पूछे आपसे या ग्लूकोज निर्माण की अभिक्रिया पूछे तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, C6H12O6 है, साथ में ही ऑक्सीजन गैस बनती है जो पेड़ पौधे छोड़ देते हैं और जल बनता है। अगला दिया उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझाइए। तो देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण होता है। और उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण किया जाता है, अभिक्रिया करवाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला दिया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है, क्यों, संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत है। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में इसका उल्टा होता है, अभिकारक एक ही होता है और उत्पाद दो या दो से ज्यादा होते हैं, इसलिए एक दूसरे के क्या है, विपरीत होते हैं। आपको इसको उदाहरण से भी समझा सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 2 ग्राम, देखिएगा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड में मिलाने से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए एवं उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हम अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको कराने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ेगी, तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न पूछा गया विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप एक एग्जांपल से किसी से भी समझा सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो विलयन का कलर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, 2014 में पूछा गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा यहां पर सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया की तो आयन आदान प्रदान हो गए। देखो सल्फेट अभी सोडियम के साथ है लेकिन यहां पर सल्फेट बेरियम के साथ है, यहां पर देखिए बेरियम क्लोराइड के साथ है लेकिन यहां क्लोराइड सोडियम के साथ है, तो आयन आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिएगा कुछ द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके अंदर क्या है, जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, अविलेय पदार्थ होता है। अविलेय मतलब अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप मतलब जो उसमें नहीं घुलता है, ऐसा हमें पदार्थ प्राप्त होता है, उत्पाद।
ठीक है, तो ऐसा उत्पाद जो अविलीय होता है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिस भी अभिक्रिया में ऐसा प्राप्त होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है, जो जल में अविलीय होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लगभग द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी होती है। अगला प्रश्न दिया है कॉपर ऑक्साइड में उपचयन की समीकरण लिखिए। तो कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आपको अभिक्रिया दे रखी है कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर और जल बनता है। इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये बताना है। 2016, 17, 23 काफी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए या फिर अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए 2022 के अंदर। तो ऐसे प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिएगा पहले उपचयन और अपचयन को समझ लेते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, जबकि अपचयन के अंदर इसका उल्टा होता है, या तो ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, तो ये है। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, तो देखिएगा यहां पर कॉपर है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकली है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, मतलब इसका हुआ है अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन निकलना। और यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन अकेला था और हाइड्रोजन के साथ यहां ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन होता है। तो यहां पर अपचयन हो रहा है, यहां पर उपचयन हो रहा है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। और भी ऐसे एग्जांपल हैं, आप याद रख सकते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगी उसका अपचयन होगा और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका क्या होगा, अपचयन होगा, उपचयन होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2014-16 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदाहरण सहित आपको बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हमने देखे थे अभी। इसके बाद में दिया गया निम्न अभिक्रियाओं के उपचयन अपचयन पदार्थों को पहचानिए। किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। देखो यहां पर सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है और उपचयन हो रहा है। यहां पर देखिएगा उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। तो देखो यहां पर क्या था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहां निकल गया तो मतलब इसका अपचयन हो रहा है। और यहां हाइड्रोजन अकेला था, यहां जुड़ गया तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसके बाद में इसी तरह 2 प्रश्न और दिए गए हैं। अगला दिया गया है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिएगा एक भूरे रंग का कोई चमकदार तत्व X है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, और अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तत्व X वह उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। हमें पता है एक चमकदार तत्व चांदी जो है, ठीक है, सॉरी कॉपर जो है, कॉपर एक चमकदार धातु होती है। अगर वो क्या करें, उसको गर्म करें तो गर्म करने से वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है, रंग जो है वो काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो काले रंग में बदल गया है, तो काले रंग में बदलने की वजह से उसके ऊपर जो लेयर चढ़ेगी वो कॉपर ऑक्साइड की चढ़ेगी। किसकी चढ़ेगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की। अगला प्रश्न दिया है संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो जब कोई धातु नमी, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अगला है विकृत गंधीयता को उदाहरण से ही समझाइए। तो क्या होता है, जब वसायुक्त तेलीय पदार्थों को क्या है लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसकी स्मेल और गंध और उसका स्वाद दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधीयता कहते हैं। इसको रोकने के उपाय हम इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिला सकते हैं। ठीक है, इसको वायुरोधी डिब्बों में बंद कर सकते हैं। इसको नाइट्रोजन जैसी ऐसी अक्रिय गैस इसमें डालकर जो जल्दी से दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती उससे इसको बचाया जा सकता है। अगला दिया निम्न रासायनिक समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। जो आपको दे रखा है यहाँ पर समीकरण उनको संतुलित करना है। बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसके बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है 7 नंबर का, 4 पर्सन आने वाले हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक और एक दीर्घोत्तरात्मक, यानी 4 नंबर का पर्सन इसमें से आने वाला बच्चों। 4 का ये, ठीक है, और 2 का ये, 6, 3 का वो, इस तरह से पर्सन आने वाले हैं। टोटल 7 नंबर होंगे। ठीक है, तो 7 नंबर कैसे हैं वो आप देखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें से पूछा जाने वाला है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। किसी विलयन
अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, अंडे का पिसा हुआ कवच कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। यह विलयन क्या है, तो यह विलयन कौन सा है, तो देखिएगा वो कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ऐसा करता है, अगर उसको चूने के पिसे हुए पानी में डाल दे तो वो क्या करेगा, उसको दूधिया कर देगा, ठीक है, और गैस उत्पन्न करता है। तो वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपको पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है, इससे पूर्णतः उदासीन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन में 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक के कितने विलयन थे, देखो ये 10 ml था तो इसको 8 ml मिलाना है। अब इसको हमने 10 की जगह 20 कर दिया तो 8 की जगह कितना करना पड़ेगा, सिंपल सा है 16 कर दो, 16 ml से हो जाएगा। अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है, आपको अच्छे से याद होगा, एंटासिड या प्रति अम्ल जिसको कहते हैं। रक्त का पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्षारीय है और क्षार का मान 10 से लेके और 14 तक होता है। तो यहां पर देखिएगा, सॉरी 7 से लेके 14 तक होता है, तो यहां पर 10 है। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक मेथिल ऑरेंज नहीं है, फिनोफ्थेलिन नहीं है, लिटमस पेपर या उपयुक्त सभी। तो प्राकृतिक सूचक है वो लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शुद्ध जल या अशुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है, पूरा पूरा 7 होता है। जब वर्षा का जल पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो वो वर्षा कैसी कहलाती है, ऐसी वर्षा जिसके जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, अगर हम क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के विलयन से हम अगर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। किस लवण का उपयोग भोजन में किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम खाने में उपयोग करते हैं। लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है, तो अभी बताया था लाइकेन या लीचेन नामक पौधे से जो थैलोफाइटा समूह का है। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण, तो प्याज, वनीला और लौंग का तेल। प्याज, वनीला और लौंग का तेल क्या है, गंधीय सूचक है। नेक्स्ट इसके बाद में प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक की अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जठर रस के पीएच का मान लगभग 1.2 होता है। जो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित रस है, जठर रस, उसका मान लगभग 1.2 होता है। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेतों नामक से बना है, तो शुक्र ग्रह जो है, ठीक है, उसका जो वायुमंडल के बादल जो हैं वो किसके बने हुए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के बने हुए हैं। मानव शरीर के सामान्य पीएच परास कितना होता है, तो 7 से लेके 7.8। हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होती है वो 7 से लेके 7.8 तक होती है। नेक्स्ट दिया, एक एंटासिड का नाम लिखिए। एक एंटासिड कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। अगला है प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो देखो प्रमुख प्राकृतिक सूचक कौन सा है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया और जेरानियम। ये क्या है, ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। अगला है, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र अच्छे से ध्यान रखना है। जिंक की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी और हाइड्रोजन गैस का चित्र आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे एक परख नली में हमने क्या डाल रखा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है, जिसके अंदर हम जिंक के दाने डालते हैं। तो यहाँ सर हम कांच की नली से वो हाइड्रोजन गैस होते हुए या साबुन के पानी में जाती है तो साबुन का पानी बुलबुले बनाता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेगा। इस बुलबुलों के पास में हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएं तो ये फट-फट की ध्वनि के साथ क्या होते हैं, फूटते हैं। इसका मतलब वो गैस जो है, परीक्षण हमने किया है कि ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। मधुमक्खी एवं नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में भी ये पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 और आधा H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम। पीओपी के 2 उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग क्या है, आपको अच्छे से याद होगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, स्थिर रखने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, दीवार को चिकना बनाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। 2 संश्लेषित सूचक आपको याद रखने हैं। फिनोफ्थेलिन क्षार के साथ किस क्रिया करके कौन सा रंग देता है, तो फिनोफ्थेलिन के अंदर अब अगर कोई क्षार डालेंगे तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। वैसे वो तो क्या होता है, कलरहीन होता है।
कोई भी रंग नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा होता है, लेकिन जब उसमें क्षार डालते हैं तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। आगे है सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl अम्ल से कराते हैं तो X एक पदार्थ बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। तो ये X क्या है? तो ये है सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनेगा। जब कोई धातु कार्बोनेट या कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl या किसी अम्ल से कराते हैं तो एक तो लवण बनता है, यहां पर NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगी। अगला दिया निम्न में प्रबलता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज्यादा प्रबलता ताकत है उसको, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखिएगा यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले दिया जठर रस या नींबू का रस। तो जठर रस और नींबू के रस में बात करें तो जठर रस जो है वो क्या होता है, ज्यादा प्रबल होता है नींबू के रस की तुलना में। इसका मान 1.2 होता है, नींबू का रस लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल और रक्त, तो शुद्ध जल का मान 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है। तो प्रबल कौन हो गया ज्यादा? शुद्ध जल हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान 14 होता है जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। तो ये क्या है, सारे जो पहले मान लिखे हुए हैं वो सारे क्या है, प्रबल है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, एक तो क्षार बनेगा और जल बनेगा। क्षार और जल, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। सॉरी, क्षार नहीं, जब हम धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, तो क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। आप कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। अगला दिया गया है, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो द्युत पदार्थ उत्पन्न करता है। इससे उत्पन्न जो गैस है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कोई A पदार्थ है, अगर तनु HCl से अभिक्रिया कर लेता है तो कैल्शियम क्लोराइड और X और Y 2 पदार्थ बनाता है। तो देखिएगा A क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है और ये गैस बनती है, एक CO2 और एक बनेगा H2O। तो CO2 गैस के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देती है, बुझा देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड CO2 और H2O बनेगा। तो ये CO2 जो है जो मोमबत्ती को बुझा देती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी मिला देते हैं, उसके अंदर जल मिला देते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, अगर उसको गर्म करेंगे तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न दिया गया है, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक बेकिंग सोडे को जब हम टार्ट्रिक अम्ल से के साथ बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। टार्ट्रिक अम्ल जो हम खाने का सोडा जिसको कहते हैं, मीठा सोडा जो है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। ध्यान रखना, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है घरों के कई तरह के व्यंजन बनाने में इसमें किया जाता है। केक वगैरह जो खमीर वगैरह उत्पन्न होते हैं मुलायम, वो इसी वजह से होते हैं। अगला है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में, जीवाणु मुक्त करने में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण। कौन सा है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। अगला दिया, कोई दो प्रबल अम्ल तो कोई दो प्रबल क्षार के नाम। प्रबल अम्ल आप लिख सकते हो HCl लिख सकते हो, H2SO4 लिख सकते हो, नाइट्रिक अम्ल, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, तीनों ही प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH हो गया, KOH हो गया, ये प्रबल क्षार होते हैं। NaOH और KOH क्या है, प्रबल क्षार है। अगला है, इनके रासायनिक सूत्र लिखने। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2। वहीं बेकिंग सोडे का होता है NaHCO3। अगला है धावन सोडा Na2CO3.10H2O, ठीक है, और जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। अगला है, इसको मिलान करना है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिएगा यहां पे आपको अच्छे से याद होगा, यहां पे सिरके में कौन सा होता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, पेपर में ये लिखे आंसर लिखते हुए इसके सामने अब आपको 2 नंबर में ऐसे लिखना है, ये 2 नंबर इसके सामने आ जाएगा, इमली के सामने आ जाएगा 1 नंबर, टमाटर के सामने चौथे नंबर वाला ऑक्जेलिक अम्ल और दही के सामने लैक्टिक अम्ल। इस तरह से लिखना होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे NaOH एक क्षार है, HCl से अभिक्रिया करेगा तो NaCl और H2O बनेगा। NaCl एक लवण है। पीतल व तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कारण बताना है। तो देखिएगा, दही या खट्टे जो पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। और जो पीतल या तांबे के बर्तन जो धातु ऑक्साइड है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब क्षार और अम्ल बन के क्या बना देगा? क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके एक विषैले लवण यानी जहरीले, यानी जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लवण होते हैं वो बना देते हैं। इसलिए हमें इसके अंदर खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अगला दिया HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज आदि विलायकों में, यौगिकों में, विलयनों में अम्लीयता की अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते? देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा। ये कह रहा है अगर HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डालते हैं तो वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि हाइड्रोजन तो ग्लूकोज और जैसे यौगिकों में भी होता है, अल्कोहल में और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, तो वो क्यों नहीं प्रदर्शित करते? तो देखिएगा, जब भी हम किसी अम्ल को पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो वो आयनित हो जाते हैं, मतलब H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करें तो ये जल में घोलने पर आयनित नहीं होते हैं। आयनित नहीं होंगे तो H+ आयन अलग नहीं होंगे, इसलिए वो क्या नहीं करेंगे, आप जो H+ आयन मुक्त नहीं होंगे उसमें से, इसलिए वो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। दूसरा, इसकी चालकता चेक कर सकते हैं। जब हम इसको अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो ये क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। इसका मतलब क्या है? उसमें आयनित होने से ही वो आयनों की वजह से विद्युत का चालन होता है। जबकि ग्लूकोज या अल्कोहल का विलयन आप विद्युत द्वारा प्रवाहित करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आयनित ही नहीं हो रहे हैं। अगर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? अब देखो, सीधा हम किसी शुष्क गैस को सूखी गैस के ऊपर लिटमस पत्र लेके जाएं तो कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा, क्योंकि लिटमस पत्र को जब तक गीला नहीं करेंगे तब तक वो उसके साथ रंग परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। अब लिटमस में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन आयन अगर उसके अंदर अलग होंगे, अगर उसके विलयन होगा, पानी में डालेंगे तो आयनित हो जाएगा। आयनित होने के बाद में तो अपना गुण प्रदर्शित करता है, अगर आयनित ही नहीं होगा तो कैसे करेगा? इस वजह से वो नहीं करते। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2017 में ऐसा पूछा गया था। हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी अम्ल के अंदर धीरे धीरे जल को मिलाना चाहिए, जबकि हमें सीधे अम्ल के अंदर पानी को नहीं डालना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, किसी भी जल को सीधा अम्ल में, क्योंकि ये क्या होता है? बहुत खतरनाक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगर आपके अंदर सीधा उसके अंदर अम्ल के अंदर पानी डाल दिया तो उसकी बूंदें निकल सकती है बाहर और हमें हो सकता है नुकसान, या जो हमारा पात्र जिसके अंदर हमने डाल रखा है वो भी फूट सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक या घातक हो सकता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है धावन सोडा। कौन सा? धावन सोडा। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? जब किसी लवण के इकाई सूत्र में आपके जल के कुछ अणु, निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी होती है, उसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जिस भी सूत्र में ऐसे .H2O लिखा हुआ मिले, 2H2O, 10H2O, 5H2O, इसका मतलब ये क्रिस्टलन जल है। क्या है? क्रिस्टलन जल। ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, जब दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन आएगा? अब दूध और दही में कौन खट्टा होता है? दही खट्टा होता है, इसका मतलब उसका पीएच का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी मतलब नमी से, जिस बर्तन में नमी नहीं है उस बर्तन में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बच्चों देखो, होता क्या है, ये जिप्सम जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल से विक्रिया करके वापस जिप्सम में बदल जाता है। तो इसको नमी से वाले क्षेत्र में नहीं रख के वायुरोधी या आर्द्ररोधी, या जो नमी के अंदर नहीं जाने दे, ऐसे बर्तन में इसको रखा जाता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि को समीकरण में इसके 2 उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण कैसे कहते हैं? जो बुझे हुए चूने में हम क्या करते हैं? विलयन में, बुझे हुए चूने के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसके उपयोग क्या है आपको पता होगा? वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, इनमें किया जाता है। साथ में जो हम बात करें कपड़े में, पानी को शुद्ध करने में, जीवाणु मुक्त करने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि की रासायनिक समीकरण, इसके उपयोग। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? देखो, सोडियम क्लोराइड जो है कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, उसमें
CO2 गैस, H2O और अमोनिया गैस जब इसके अंदर अभिक्रिया कराई जाती है उसकी, सोडियम क्लोराइड की यानी साधारण नमक की अभिक्रिया जब हम CO2, H2O और NH3 यानी अमोनिया से कराते हैं तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडे के उपयोग आपको पता है एंटासिड के रूप में भी होता है, अग्निशामक के रूप में भी होता है, और पकोड़े वगैरह, केक वगैरह उसको खस्ता बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका रासायनिक समीकरण और उपयोग लिखिए। तो धावन सोडे को कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है उसके क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। और सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है? जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। उपयोग क्या है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में, ठीक है। बोरेक्स के निर्माण में सोडियम का एक यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट घरों की सफाई वगैरह, साफ सफाई में, कपड़े धोने में, इनमें उपयोग किया जाता है। जल को स्थायी कठोरता हटाने में भी इसका उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक टॉपिक है, क्वेश्चन है 2025 के लिए। क्लोर क्षार का मतलब होता है जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से हमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और साथ में ही हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखिएगा अभिक्रिया, देखिएगा सोडियम क्लोराइड के जल अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है, विद्युत अपघटन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिएगा बच्चों, यहां पर जब अभिक्रिया कराने पर कुछ इस तरह का आपको डायग्राम ध्यान रखना है। इधर से हमने क्या किया, नमक का घोल यानी सोडियम क्लोराइड नमक होता है, उसका विलयन जैसे जैसे डालेंगे तो जो हम बात करें यहाँ पे प्लस वाला भाग जो है, एनोड जो है, इसके ऊपर क्लोरीन गैस, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, और इधर से जो विलयन निकलेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी इस तरह से होता है। तो ये है, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्लोरीन गैस बन रही है और एक क्षार NOH बनता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार कहते हैं। क्लोरीन का उपयोग है जल जो है पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह आप देखते हैं पानी हमेशा शुद्ध रहता है, तो उसका कारण क्या है, क्लोरीन गैस है। हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, खाद्य, अमोनिया जैसे निर्माण में, मार्गरीन जिसको हम नकली मक्खन कह सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आपको पता है साबुन, कागज वगैरह इसके उद्योग में, धातुओं से ग्रीस वगैरह हटाने में, इनमें किया जाता है इसका उपयोग। अगला प्रश्न दिया गया, पीएच स्केल को समझाइए। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल वो स्केल होता है जो किसी भी विलयन के उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, कितने हाइड्रोजन आयन है। इसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्केल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दैनिक जीवन में पीएच का कोई दो महत्व बताइए। तो दैनिक जीवन में पीएच यानी हमारे पेट में जो HCl अम्ल रिलीज होता है, जो पाचन में इनमें सहायता करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, पेड़ पौधों में भी एक पीएच मान रेंज होता है जिसके अंदर वो ग्रो करते हैं। दूसरा, पौधे अपना कुछ जीव और या पौधे हैं वो भी अपनी आत्मरक्षा किसी अम्ल या क्षार से करते हैं, जैसे लाल चींटी का डंक है, मधुमक्खी का डंक है, इसमें क्या होता है, अम्ल होता है। तो ये इस वजह से अपना क्या करते हैं, बचाव करते हैं। पाचन तंत्र में पीएच के मध्य क्या संबंध है? तो देखिएगा, जब हम भोजन आमाशय में पहुंचता है हमारे, तो क्या होता है, वहां पर जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्रावित होता है जिसके अंदर HCl अम्ल उपस्थित होता है। वो भोजन को पचाने के साथ साथ में जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं उसको भी नष्ट करने में सहायता करता है। कभी कभी ये ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो फिर हमें दिक्कत होती है, पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी हो जाती है, जिसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड यानी प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। कोई क्षारीय पदार्थ लेते हैं जैसे इनो वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसकी जगह हम कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए। देखिएगा, हम जब रात को खाना खा के सोते हैं तो कुछ दाने के अंश हमारे मुंह में रह जाते हैं, जो लार से क्या होते हैं, अभिक्रिया करके हमारे मुंह के पीएच को अम्लीय बना देते हैं। और ये धीरे धीरे अम्लीय होते होते जब हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का जो कवर है, जिसको हम दांतों का इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ उसका बना होता है, उसको भी सड़ाने लग जाता है, उसको भी संक्षारित हो जाता है, उसको भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। तो आपको अच्छे से याद होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न दिया, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? अभी हमने देखा था CO2 गैस देते हैं। कौन सी गैस? CO2 गैस।
अगला प्रश्न दिया है किसी गंधीय सूचक का एक उदाहरण, जो हम पहले बात कर सकते हैं। यदि चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड की जाए तो यौगिक A का एक श्वेत अवशेष बनता है। ठीक है, यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोवाइड कर दी जाए तो यह जल विलयशील पदार्थ B बनता है। A और B के रासायनिक सूत्र और निहित अभिक्रियाओं को लिखिए। तो देखिएगा इसमें क्या करना है आपको, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो हमें यह देखना है, हमें यहां पे ये पदार्थ देखना है, पदार्थ कौन सा है। तो इसकी बात करें तो यहां पे जो पदार्थ है, पहले का आंसर हम देखो एक गंधीय सूचक वनीला, प्याज का तेल वनीला, ऐसे बात कर सकते हैं। दूसरा है चूने के पानी में, चूने का पानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है, एक यौगिक बनता है A, श्वेत अवशेष बनता है। यानी चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट एक अविलेय पदार्थ है। अब उसके अंदर और ज्यादा चूने के पानी के प्रोवाइड करेंगे तो एक विलेय पदार्थ बन जाएगा जो जल में वापस घुल जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है धातु और अधातु, इसके बारे में। ये आपके चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है। इसमें एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। टोटल मिला के 5 नंबर का, यानी 3 तो 1-1 नंबर के और एक आएगा 2 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया आयरन, फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिएगा सबसे ज्यादा इसमें अभिक्रियाशील है वो है फेरस, उसके बाद में जिंक और उसके बाद में एल्यूमिनियम। तो इस तरह से इसका क्रम है, यानी अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर फेरस। इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरा दिया गया, दिए गए चित्र में उपयुक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस। तो देखिएगा हमने यहां पर गैस बतानी है, तो हमने क्या कर रखा है, यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जस्ता डाला हुआ है। तो आपको खुद पता है अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तत्व क्यों मुलायम है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। पोटेशियम होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा या लेड होगा। तो हमें पता है सोडियम सबसे ज्यादा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अगला प्रश्न दिया, वातावरण में लोहे पर भूरी पर चढ़ना संक्षारण है, हम पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, धातुएं संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब माइनस निकल गया, तो वो धनायन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, धनायन। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है, आपको अच्छे से ध्यान होगा, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का सुचालक अपरूप है। अगला है, किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को काटा जा सकता है, जिंक को नहीं काटा जा सकता। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, आपको पता है। कोई धातु X वायु में उपस्थित गर्म किया जाए तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलिया करके काला तत्व बनाती है, ये कौन सी धातु है, तो कॉपर। हम देखते हैं कॉपर जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो काला पदार्थ एक बना देती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो अगला पर्सन हमें दिया हुआ है, लास्ट पर्सन यहां पर देखिएगा, पोटेशियम व सोडियम को ठंडे जल के साथ, पोटेशियम व सोडियम धातु की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया का प्रकार, तो ये बहुत ज्यादा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, हाइड्रोजन गैस। सीना बार किस धातु का अयस्क है, तो सीना बार जो है वो मरकरी का अयस्क है। किसका अयस्क है, मरकरी का। निम्न में से मिश्र धातु कौन सी है, पीतल, कांसा, सोल्डर या उपयुक्त सभी। ये सारी है, पीतल भी एक मिश्र धातु है, कांसा भी एक मिश्र धातु है और सोल्डर भी क्या है, मिश्र धातु। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि क्या कारण है जिसकी वजह से हम टिन का लेप करते हैं, तो देखिएगा टिन जो है वो जिंक की अपेक्षा क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। जो इसमें खाना डालेंगे उससे जल्द से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये आंसर। इसके बाद हम खालिस्तान की बात करें, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस दोनों को क्या कहते हैं, धात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक। सबसे अधिक तन्य धातु सोना। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड, अच्छे से याद रखना, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला है, ऐसी अधातु जो कमरे के ताप अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां होती है, जिसे हम गेंग कहते हैं। जब हम धातु को जमीन से खोद के निकालते हैं तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां होती है, उसको हम गेंग कहते हैं।
ऐसी एक धातु जो चमकीली होती है, आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली है। उसके बाद लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस पदार्थ को क्या क्या कहते हैं? इस पदार्थ को जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड जो है वो जंग होता है। लोहे को कठोर या प्रबल बनाने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। लोहे को और कठोर बनाना तो इसमें कार्बन मिला देते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। लोहे में मिलाकर स्टेनलेस इस्पात का निर्माण होता है। तो लोहे में क्रोमियम या निकल मिला देते हैं तो इसमें स्टेनलेस इस्पात या स्टेनलेस स्टील जिसको कहते हैं उसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न दिया है, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 की प्रकृति होती है प्रबल ऑक्सीकारक। कैसी प्रकृति होती है इसकी? प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है ये। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऐसी अधातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, कार्बन। कार्बन के बहुत सारे रूप हैं। पीतल से बनी मिश्र धातु तांबा और जस्ता। पीतल जो है वो तांबे और जस्ते का मिश्र रूप होता है। पारद से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अगर पारा या मरकरी किसी के अंदर मिश्र धातु के रूप में यूज किया गया है तो उसको हम अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अमलगम। इसके बाद में इसके अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो हथेली पर रखते ही पिघलने वाली धातु का नाम। तो सीजियम और गैलियम दो ऐसी धातु है जिसको हथेली पर रखते ही पिघलना शुरू हो जाती है। अगला दिया तन्यता की परिभाषा और इससे सबसे अधिक तन्य धातु का नाम। तो तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को पतले तार के रूप में खींचकर बदलना। किसी धातु को खींचकर पतले तार बनाना। पतला जितना तार बता सके, जितनी ज्यादा पतली तार बनेगी उसका मतलब उतनी ज्यादा तन्य है। और सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? हमारा सोना। भर्जन और निस्तापन को परिभाषित कीजिए। भर्जन और निस्तापन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, जब हम भर्जन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें हम सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके उसको धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। जबकि निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। दोनों में धातु ऑक्साइड मिलती है, लेकिन ये क्या होते हैं? सल्फाइड अयस्क के काम आती है भर्जन और निस्तापन आती है कार्बोनेट अयस्कों के काम। दोनों में ही धातु ऑक्साइड बनता है। धातु और अधातु में अंतर पता ही होगा आपको। धातु और अधातु में अंतर क्या? धातु होती है वो ठोस होती है, जबकि ये क्या होती है? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ये तन्य होती है जबकि ये भंगुर होती है। ये क्या होती है? विद्युत की और उष्मा की सुचालक होती है, ये कुचालक होती है। इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, इनकी तुलना में इसका कम होता है। धातुएं क्षारीय प्रकृति की होती है धातु ऑक्साइड, जबकि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं इसके ऑक्साइड। अगला है यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो बताइएगा क्या है? तो रेल की पटरियों में जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? एक पदार्थ यौगिक है एक्स जो एल्यूमिनियम और इसका उपयोग करते हैं। तो देखिएगा कौन सा है वो पदार्थ। तो देखिएगा, जब हम इसकी बात करें, आपको यौगिक का नाम लिखना है, अभिक्रिया लिखनी है और इसकी अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिएगा एक्स है जो क्या है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो ये इतना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा उष्माक्षेपी होती है इसको हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या नाम से है? थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। जब फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं तो फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसमें जो ये लोहा है ये गलित अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बार बार प्रश्न रिपीट हुआ। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी। सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन में से कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन जो है वो उपधातु है। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? किसी भी धातु को पीट पीट कर चद्दर के रूप में बदलना आघात वर्ध्य कहलाता है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है? ये उष्मा की सुचालक होती है और जब हम कोई बर्तन ऐसा काम में लेंगे तो गैस पर या किसी चूल्हे पर रखकर उसको गर्म किया जाए तो उसमें से उष्मा आसानी से उसके अंदर ट्रांसफर हो सके। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। सबसे अच्छा चालक है चांदी। दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। पहले नंबर चांदी है, ध्यान रखना। दोनों ही ऑप्शन में आए तो चांदी पहले पे लगाना है। कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है? लेड और मरकरी। सबसे ज्यादा कुचालक है वो लेड, दूसरे नंबर पे आता है मरकरी। अगला है स्कूल की घंटी को धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि धातुओं पर चोट मारने वो ध्वनि उत्पन्न करती है जिसकी वजह से सभी स्कूल में वो सुनाई दे दे। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। कौन सा है? हीरा। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं धातु और अधातु के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के आपस में जो ट्रांसफर होने से जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम बताइए। तो बॉक्साइट।
कौन सा है? एल्यूमिनियम का एक अयस्क, मतलब इसको शुद्ध करके एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। अगला है उन धातुओं के नाम बताइए जिनके सिक्के बनाए जाते हैं। तो कॉपर, चांदी और सोना। आपको पता है कॉपर का भी बनता है, चांदी का भी बनता है और सोने के सिक्के बनते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो जो भी पदार्थ हम जमीन से यानी भूपर्पट्टी से खोद कर निकालते हैं उसको हम खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? किसी भी खनिज से कोई विशेष धातु प्राप्त करना, जिसको निकालना और लाभकारी भी हो और आसानी से निकाला जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अयस्क कहते हैं। अगला प्रश्न दिया, लोहे धातु पर भाप की क्रिया को नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिएगा हमने क्या किया, यहां पर एक जो भीगा हुआ तंतु, कांच का तंतु लिया है, ठीक है, उसको हम गर्म कर रहे हैं और इधर हमने धातु ले रखी है लोहा। अब जैसे ये भाप बन के इसके साथ संपर्क में जाएगा तो ये क्या करेगा? इससे अभिक्रिया करेगा, ठीक है। अभिक्रिया करने के बाद में यहां से गैस निकलेगी। वो गैस क्या है? अगर हम यहाँ पानी के अंदर लेके जाए तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। देखिएगा फेरस जब जल के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? किसी ऑक्साइड का नाम बताइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से ही अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। या फिर ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं या जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, उसको, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगला है पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा विक्रियाशील है। अगर पानी में रखेंगे तो ये पानी से भी विक्रिया कर लेते हैं क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो केरोसिन में इसलिए रखा जाता है ताकि वो क्या है? अभिक्रिया नहीं करे उसके साथ, और क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। एनोडीकरण को समझाइए, इसके क्या उपयोग है? तो देखिएगा एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम एनोडीकरण कहते हैं। कुछ तो अपने आप बन जाती है या फिर हम अपने प्रोसेस से इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, फिर वो क्या होती है? दूसरे के संपर्क में नहीं आती और जल्दी से खराब नहीं होती। इसको हम एनोडीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न दिया, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर तैरना क्यों प्रारंभ कर देते हैं? जब मैं कैल्शियम या मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हैं तो ये तैरना क्यों प्रारंभ कर देते हैं? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया एक धीमी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? उष्मा हाइड्रोजन में प्रज्वलित होने के पर्याप्त नहीं है, इसलिए अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और इससे तैरना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिएगा क्या होता है, जब हमने जो धातु डाली है उसमें धीरे धीरे वो बुलबुले बढ़ने स्टार्ट होते हैं, वो उस धातु के चारों तरफ चिपक जाते हैं, इसकी वजह से वो धातु क्या लग जाती है? तैरने लग जाती है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया जिसको हम क्या कहते हैं? अम्लराज भी कहते हैं। इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाने से जो हमारा पदार्थ बनता है उसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। देखो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या है? नाइट्रिक अम्ल दोनों मिलाते हैं 3:1 के अंदर, ठीक है। रॉयल जल भी इसको कहते हैं, लैटिन भाषा में इसका नाम है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो देखिएगा धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो इससे एक श्रेणी बनती है जिसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपने ट्रिक याद होगी, पोसो के मेजेया लड़ा कॉपर तो मर्सी, वो वाली ट्रिक आपको याद होगी। अगला है सोडियम क्लोराइड का बनने को समझाइए। सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? तो देखिएगा ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम के पास क्या होता है? बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और क्लोरीन क्या करता है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर से क्या होता है? एक यानी प्लस माइनस आयन बनते हैं जो आपस में अट्रैक्शन से एक जो यौगिक बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। यानी विपरीत आयनों के कारण ये आपस में बॉन्डिंग द्वारा जुड़ते हैं, मतलब आकर्षण बल द्वारा जुड़ते हैं, जिसको अंतराण्विक बल द्वारा जुड़ा जाता है, जिससे सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वचनांक क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए उसका गलनांक और क्वचनांक बढ़ जाता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण को समझाइए। विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या होता है? देखिएगा इसको हम डायग्राम से समझें तो इसमें हम क्या होता है, अगर धातु को बाकी हमने जितने भी प्रोसेस लगाते हैं शुद्ध करने में, उसमें 90, 92%, 93% तक शुद्ध होती है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा धातु को प्योर शुद्ध किया जा सकता है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, जो हमारा धातु है शुद्ध करना है उसका विलयन लेते हैं। जैसे कॉपर को शुद्ध करना है तो कॉपर का विलयन ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, दो हम एक कैथोड और एनोड क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें अंदर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड जो है
हमारी अशुद्ध धातु की मोटी परत है, जबकि कैथोड शुद्ध धातु की पतली परत है। तो इसमें से कुछ कॉपर इसमें से क्या हो जाता है, इसमें से इस विलयन के अंदर चला जाता है और उतना ही मात्रा में कॉपर उस विलयन से कैथोड के ऊपर जाकर चिपक जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। फिर एनोड के अंदर जो अशुद्धियां थी वो कुछ तो इस विलयन के अंदर घुल जाती है और कुछ इसके नीचे जमा हो जाती है, जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। अगला है लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, और यसद लेपन क्या है, इसको ऊपर बताना है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इसके ऊपर पेंट करके, ग्रीस लगा के, तेल लगा के, ऑयल लगा के इससे बताया, जैसे क्रोमियम लेपन कर दो, यसद लेपन कर दो, एनोडीकरण कर दो, मिश्र धातु बना दो इनसे। यसद लेपन होता है लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर क्या, जस्ते की परत चढ़ाना। यसद लेपन का मतलब होता है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, यसद लेपन कहलाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिएगा संतुलित समीकरण आपको लिखनी है। ठीक है, आपको दिख रही है ये से। सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। सोने का आभूषण बनाते हैं तो शुद्ध सोने का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। आपको पता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो इतना मुलायम होता है कि आसानी से मुड़ जाएगा। आप थोड़ा बहुत भी हाथ टच करोगे तो आभूषण है वो जो मुड़ जाएंगे, लेकिन आभूषण को एक विशेष डिजाइन दिया जाता है आकर्षक बनाने के लिए। अब वो जो मुड़ जाएंगे तो उनका डिजाइन जो है, आकर्षकता है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए उसके अंदर थोड़ी मिश्र धातु मिलाई जाती है, ताकि वो क्या है, उसके अंदर वो मुलायमता है थोड़ी कम हो जाए और वो क्या है, हार्ड बन जाए, जिसकी वजह से उसके गहने बनाना पॉसिबल हो सके। उसके बाद है खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर की वस्तुएं काली क्यों हो जाती है, चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, संक्षारण की बात है। यहाँ कौन सा प्रोसेस लगता है, संक्षारण। सिल्वर को खुला रखने पर यह वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। वहीं आर्द्र वायु में कॉपर को भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो कॉपर के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना वो CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से ऊपर उसके ऊपर भूरी परत चढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अयस्क के धातु निष्कर्षण के प्रयुक्त चरणों को चार्ट बनाइए। जो हमारा एक टेबल है वो बनाना है। सबसे पहले हम अयस्क लेते हैं, उसका सांद्रण करते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह अलग करते हैं। फिर उसके अलग अलग श्रेणी के हिसाब से उसको अलग किया जाता है। अगर सक्रियता श्रेणी में उच्च यानी सबसे ऊपर आने वाली धातु है तो उसका हम करते हैं गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे हमें धातु प्राप्त होती है। दूसरा है मध्यम आने वाली अभिक्रिया, जो मध्यम में बीच में आती है सक्रियता श्रेणी में, उसके आने वाली तो 2 प्रोसेस लगाते हैं। अगर वो सल्फाइड अयस्क है उसके साथ तो हम कौन सा लगाएंगे, भर्जन विधि लगाएंगे। भर्जन का मतलब होता है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इससे धातु ऑक्साइड बनती है। या अगर कार्बोनेट अयस्क है उसके अंदर कार्बोनेट की अशुद्धि है तो उसमें निस्तापन लगाएंगे। दोनों से ही धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, उसका अपचयन करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। फिर है निम्न जो अभिक्रियाशीलता में निम्न नीचे आने वाली धातुएं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, या तो ये मुक्त रूप में यानी शुद्ध रूप में ही पाई जाती है, या नॉर्मल ऑक्साइड के रूप में, या सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो इसका सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन विधि लगाएंगे, धातु प्राप्त हो जाएगा। फिर धातु का परिष्करण किया जाता है। परिष्करण का मतलब, इसको धातु परिष्करण की विधि हमने अभी देखी थी, कॉपर सल्फेट का विलयन वाला, वो विधि यहां पर लगाई जाती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका आपको प्रयोग द्वारा, तो हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ रखी है, यहाँ पे हमने एक बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और वायर जोड़ दी, इधर से भी एक वायर ले ली बैटरी के दूसरे टर्मिनल से। अब हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे अलग अलग धातु लगाकर। अगर ये बल्ब जलेगा स्विच ऑन करने से, इसका मतलब उसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है। अगर नहीं जलेगा, इसका मतलब विद्युत धारा नहीं बह रही। ठीक है, मिश्र धातु की बात करें तो पीतल जो है वो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। सोल्डर है शीशे और टिन का मिश्रण होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये था आपका 3rd चैप्टर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कार्बन है उसके यौगिक। 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें जो वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप 2 क्वेश्चन होंगे, अति लघुत्तरात्मक 1 होगा, निबंधात्मक 1, यानी 4 नंबर का प्रश्न होगा। टोटल 7 नंबर का चैप्टर है। 1 नंबर का 2 नंबर के ये हो गए 2 और 1 3 और 4 7 नंबर का। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिएगा। तो छोटे प्रश्न भी, कार्बन के किस अपर रूप में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक ही अपर रूप है जिसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, वो है ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट, जिसकी वजह से वो विद्युत का चालन करता है। एथीन के जलयोजन से बनने वाला, एथीन के जलयोजन से, एथीन की अभिक्रिया जल से करवा देते हैं तो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल। अगला है साइक्लोपेंटेन का सूत्र। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो इसमें कार्बन 5 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे। साइकिल जैसी संरचना बनने वाली जो संरचना है उसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। देखो कुछ इस तरह की अभिक्रिया, इस तरह का डायग्राम बनेगा। 2 3 4
5 इस तरह से, और सबके साथ 2-2 कार्बन जुड़ेंगे, तो सबके कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10, यानी कौन सा सूत्र हो जाएगा 2 नंबर C5H10। अगला है आपको दे रखा है एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया बनाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, तो इसमें बनेगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ये 2 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम एथेनॉल से करवाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है और उसका निर्माण, तो यहां पर हमें बनेगा जब एथेनॉल की अभिक्रिया हम एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। और एस्टर का सूत्र कौन सा है, एस्टर का सूत्र नंबर ये चौथा देखो, CH3COO CH2 CH3, तो ये कौन सा है, ये एस्टर है। ये क्या है, एस्टर का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ आपका ये आ जाएगा CH3COO, एक तरफ H आ जाएगा और यहां से AOH निकलकर जल बना देगा, एक H और 2 H और एक O मिलकर जल बना देगा और बाकी आपस में कनेक्ट होकर एस्टर का निर्माण कर देंगे। यदि एल्कीन श्रेणी में N3 हो तो एल्कीन का साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोपिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति कितनी है, तो वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति 0.03%। कार्बन के में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, या संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। अगला है ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु के आबंध कार्बन के कितने अन्य परमाणु से जुड़े होते हैं, तो 3 ही से जुड़े होते हैं। एक क्या होता है, मुक्त होता है, जिसकी वजह से वो विद्युत का भी चालन करता है। अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ हीरा। कार्बन यौगिकों में कार्बन किस तरह की व्यवस्थित रहते हैं, कार्बन यौगिकों में कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, तो ये देखिएगा कार्बन की लंबी श्रृंखला भी बनती है, कार्बन की विभिन्न अलग अलग तरह की शाखाएं श्रृंखला भी बनती है, कार्बन जो है वलय के रूप में यानी रिंग के रूप में या चक्रीय संरचना के रूप में भी होता है। तो ये सभी उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो रही है इसका मतलब क्या है, अगर बर्तन की तली काली हो रही है इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये आपको लिखना है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या होता है, तो साबुन बनाने के लिए हम ग्लिसरॉल काम में लेते हैं, मतलब साथ में क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ब्यूटेन का उच्च समझौता क्या है, ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन की उच्च समझौता क्या है, पेंटेन। उच्च समझात क्या है। अगला है अपमार्जक सामान्य होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, तो अपमार्जक जो होते हैं वो होते हैं RSO4Na, ठीक है। अगला है सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करना है। एल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, ये रहा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है और कीटोन में CO बीच में आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मतलब आपको ये लिखना था कौन सा क्रम सही है, तो इसके अंदर सेकंड नंबर जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं क्या कहलाते हैं, जो खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन अभिक्रिया की दर यानी स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या कम करा देते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन समय अपरिवर्तित रहते हैं। देखिएगा बच्चों, ये आंसर जो है गलत लगाया हुआ है यहाँ पे, आपका आंसर जो होगा वो उत्प्रेरक होगा, यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेरक। अगला है कठोर जल में प्रभावी होते हैं। कठोर जल में प्रभावी होते हैं, कौन प्रभावी होते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ भी क्या करते हैं, झाग देते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र, एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2N-2, CnH2n-2 होता है एल्काइनों का। अचार में परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा, एसिटिक अम्ल, कौन सा, एसिटिक अम्ल। अगला लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक की बात करें, हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, चारों एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है इसलिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर पे आता है कार्बन। मेथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4 एक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक कलबंध बना के और इस तरह से निर्माण होता है। निम्नलिखित अभिकर्मकों में के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। आपको इसको एथेनॉल के साथ सोडियम की और एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो यदि एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वहीं एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन बनता है।
अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बन के पूर्ण दहन से प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र लिखिए। कार्बन के पूर्ण दहन से CO2 गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए, तो हीरा और ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1 नंबर के हिसाब से। अगला लिखा है, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है आपको। निम्न यौगिकों का IUPAC नाम देखो, CH3 या Cl, ये Br CH3, ये 2024 के अंदर पूछा है। तो देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। आपको एक 2 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, कार्बन के श्रेणी श्रृंखला देनी पड़ी, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 नंबर पे ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो और फिर ब्यूटेन। ये तो आपको सीधा 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। मार्स गैस का संरचना सूत्र, मार्स गैस मतलब मेथेन ही होता है, और इसकी संरचना सूत्र कुछ इस तरह का होता है। अगला दिखा हुआ है, इस पदार्थ का IUPAC नाम, क्लोरो जुड़ा हुआ है और यहां पर भी जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, पहले हमें यह देखना होता है कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है क्या, हैलोजन यौगिक जुड़ा हुआ है 2 नंबर कार्बन के साथ, सॉरी इधर से पहले इसका क्रमांक करना है। तो अगर द्विबंध है तो परमाणु जो हम नंबरिंग करेंगे तो द्विबंध की तरफ से 1 2 3 4 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 4 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा, पेंट, यानी 1 2 3 4 5 पेंट, और 1 नंबर पे द्विबंध है, ईन हो जाएगा। 4 क्लोरो पेंटीन भी कह सकते हैं, या 4 क्लोरो पेंट 1 इन भी कह सकते हैं, इसका नाम है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। अगला जो आपको सवाल दिया गया है वो ये दे रखा है, कार्बन परमाणु की 2 विशेषताएं। तो कार्बन के अंदर एक सबसे पहली विशेषता कि इसके अंदर संकलन का गुण पाया जाता है, ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकता है। और सबसे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो चतुर संयोजकता, इसकी 4 संयोजकता है, वो भी इसका प्लस पॉइंट है। शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है, 290 केल्विन होता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत सर्दी के दिनों में भी ये क्या हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, और किसकी संरचना कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथीन के अंदर क्या होते हैं, 2 कार्बन जो कितने 6 हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, सॉरी 2 कार्बन है, एथीन है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो द्विबंध बना देंगे, आपस में द्विबंध बनेगा और एक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेंगे सिंगल बंध के साथ, तो इस तरह का संरचना बनेगा। एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के नाम लिखिए। एथेन से, एथेन श्रेणी के मतलब 2 और सदस्य, तो प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई सा भी लिख सकते हैं। एथीन की बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे एथीन की बनाई है, एथेन की भी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो परमाणु के 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, किसी भी 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बनने वाले जो बंध होते हैं उनको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अगला प्रश्न दिया, एथेनॉल को निर्जलीकरण की समीकरण लिखिए। एथेनॉल का निर्जलीकरण मतलब एथेनॉल को हम सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन। निर्जलीकारक यहां पर कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको यह बताना है अगला, निम्न यौगिकों की सही श्रेणी पहचानिए। कौन सी सही श्रेणी, एथेन कौन सी श्रेणी का है, तो एथेन की बात करें तो यह क्या है, असंतृप्त नहीं है, संतृप्त है। कौन सा है, एथीन संतृप्त है। बेंजीन जो है वो कौन सी संरचना है, बेंजीन की बात करें तो हेक्सेन जो है, देखिएगा यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 और यहां पर भी दे रखे हैं 4, तो इसको पहचानना है। तो पहला है एथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा बेंजीन जो है, बेंजीन असंतृप्त है क्योंकि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड आता है। हेक्सेन जो है वो लंबी श्रृंखला वाली संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है क्योंकि 6 कार्बन होंगे इसके अंदर। और मैथिल एल्कोहल क्या है, विषम परमाणु युक्त हाइड्रोजन है। विषम परमाणु मतलब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अल्कोहल जुड़ा हुआ है। उसके बाद मेथेन के दहन की संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, मेथेन का दहन करेंगे, ये पहले चैप्टर में भी है। मेथेन CH4 है, इसका दहन करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, CO2 और H2O बनेगा, साथ में उष्मा और प्रकाश भी बनेगा। ठीक है, अगला है एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है। विषम परमाणु को उदाहरण सही समझाइए। विषम परमाणु का मतलब होता है हाइड्रोजन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व जो एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है उसे विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एल्कोहल को विकृतीकरण क्या है। एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है,
औद्योगिक उपयोग में तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए मेथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे पीने योग्य न रह जाए। ऐसे एल्कोहलों की पहचान में रंजक मिलाकर रंग नीला कर देते हैं। ऐसे एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं। मतलब क्या होता है, एल्कोहल जो उद्योगों में कई बार एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, कई पदार्थों के साथ एल्कोहल बनता है। अब वो अल्कोहल क्या होते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं उसका, तो इसलिए उसके अंदर क्या मिला देते हैं, जहरीला पदार्थ मिला देते हैं और उसका कलर भी कैसा कर दिया जाता है, नीला कलर कर दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है अथवा संकलन अभिक्रिया क्या है, दोनों को बात करता है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। किसकी उपस्थिति में होता है, निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में। यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद में आगे बात करें, अगला हम प्रश्न दिया, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। एल्केन होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। अगला है अमोनिया का अणु सूत्र और संरचना सूत्र। अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3 सॉरी, क्या होता है, NH3 होता है और कुछ इस तरह से इसकी संरचना सूत्र होता है। CNG का पूरा नाम क्या है, CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। कार्बन का एक अपरूप फुलरीन है, इसे यह नाम क्यों दिया, कार्बन का एक अपरूप फुलरीन इसलिए है क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है, एक गुंबद जैसी होती है। कैसी होती है इसकी संरचना, फुटबॉल जैसी होती है, ठीक है। और इसको सबसे पहले बकमिस्टर फुलर ने इसको डिजाइन किया था, इसलिए इसके नाम पर इसको फुलरीन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि या त्रिआबंध पाए जाते हैं। संरचनात्मक समावेवन किसे कहते हैं, तो ऐसे हम बात करें ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसके अंदर क्या होता है, उनका अणु सूत्र तो सेम रहता है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है, उसको हम संरचनात्मक समावेवन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकारक कौन से पदार्थ होते हैं जिसको ऑक्सीकरण देने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। जैसे हम यहाँ क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया का निर्माण किस प्रकार किया, यूरिया सबसे पहले जो है संश्लेषित पदार्थ बनाया गया, मतलब मानव द्वारा निर्मित कार्बनिक यौगिक जो है वो है यूरिया। देखिएगा यहां पर बात करें 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनिया साइनेट से यूरिया का निर्माण किया और यह प्रमाणित किया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में से कैसे प्राप्त किया जाता है। पहला अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक अमोनिया बना था, मानव द्वारा निर्मित है। कौन सा है, यूरिया, जो किसने बनाया था, फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया था लैब के अंदर। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसकी संरचना कुछ रिंग जैसी या फिर क्राउन जैसी बनती है। इस तरह से ये रिंग जैसी संरचना बनती है या फिर क्राउन जैसी यानी ताज जैसी इसकी संरचना बनती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यदि आप लिटमस पत्थर से साबुन की जांच करें तो क्या परीक्षण करेंगे, साबुन का विलयन क्षारीय होता है और यह एक दुर्बल क्षारक है, अतः लाल लिटमस को नीला देगा लेकिन नीले का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको यह कहा है यदि लिटमस पत्थर लाल या नीले से साबुन की जांच कैसे करेंगे, साबुन क्या करता है, नीले लिटमस को तो लाल कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा क्योंकि ये क्षार है, जबकि नीले लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कार्बनिक यौगिक खलिक ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त, कालिक यानी काली ज्वाला के साथ जल रहा है, इसका मतलब ये यौगिक कैसा है, असंतृप्त यौगिक है। कैसी है, असंतृप्त यौगिक। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, उसने जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना लिए हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो दुर्बल चालक होते हैं। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। आपको इसको इंग्लिश में याद रखें तो अच्छा है। IUPAC का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। घरों में उपयोग लाई जाने वाली गैस या केरोसिन के स्टोव में छिद्र क्यों होते हैं, इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र क्यों किए जाते हैं,
घरों में प्रयुक्त जो केरोसिन या स्टोव में वायु के छिद्र होते हैं जिससे प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पूरी तरह से नहीं जलेगा। किसकी उपस्थिति में कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होते? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं वो साबुन के साथ झाग नहीं बनने देते हैं। निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण से ही समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एस्टरीकरण। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक क्या होते हैं? अनअभिक्रियाशील होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता रहता है, वहां से हटाता रहता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जहां पर देखिए मैथेन के साथ क्लोरीन ने अभिक्रिया की, यहां पर क्या बन गया? एक क्लोरीन जुड़ गया, फिर से वो दोबारा से क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, अब 2 क्लोरीन हो गए, एक एक हाइड्रोजन निकलता जा रहा है। पहले 4 थे, 3 हुए, 3 से 2 हो गए, तो ऐसे क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित करता रहता है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें अपन एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है? एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का देखो ये है हमारा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जिसको कहते हैं। अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको बताना है निम्न में से एथेन कौन सी है, इसे उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या क्या है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया था, तो आपको बताना है एथेन क्या होता है? C2H6 एथेन का सूत्र है, ठीक है। ये इस तरह से इसका संरचना सूत्र बनता है, और ये एथाइन हो गया C2H1, और इसमें आबंधों की संख्या आपको बतानी थी। अगला प्रश्न है 4 प्रक्रियात्मक समूह के नाम लिखिए। तो 4 कोई से भी लिख सकते हैं आप, हैलोजन यौगिक लिख सकते हैं, उसके अंदर आप एल्कोहल लिख सकते हैं, एल्डिहाइड लिख सकते हैं, कीटोन लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख सकते हैं। तो ये प्रक्रियात्मक समूह है, कोई से भी आप 4 लिख सकते हैं। मेथनॉल में थोड़ी सी मात्रा सेवन करना भी घातक हो सकता है। क्यों? देखिएगा, जो हम देखते हैं जो वाइन या शराब पीते हैं उसके अंदर एथेनॉल होता है, जबकि मेथनॉल बहुत घातक होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मात्रा सेवन करें तो भी क्या होगा? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? मानसिक जो दुविधा है और उसके साथ साथ भाव शून्यता, मतलब कोई भी सोच समझ वगैरह सारी क्षमताएं हमारी क्या हो जाती है? बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से भी क्या हो जाती है? ये एथेनॉल अगर ले तो ये नुकसान होते हैं जो वाइन वगैरह पीते हैं, जबकि मेथनॉल तो लेने से हाथों हाथ ही क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेथेनेल बना देता है। क्या पदार्थ बना देता है? मेथेनेल। और मेथेनेल जो है हमारी यकृत की कोशिकाओं के लिए घातक होता है। हमारे यकृत यानी हमारी जो किडनी है, लीवर है सॉरी, उसके लिए क्या होता है? घातक होता है। अगला है साबुन की क्रियाविधि बनाइए और मिसेल संरचना को। साबुन की जो है उसको आपको बताना है। मैं आपको पता है साबुन को हम कहते हैं, साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी। जल रागी भाग जो जल में घुलने वाला, जल विरागी भाग जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ घुलने वाला भाग होता है, ठीक है। इसकी मिसेल की संरचना कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, इस तरह से। बीच में तेल की एक बूंद है जिसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर वाला भाग ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में घुलने वाला है, जबकि बाहर वाला भाग जल में घुलने वाला है। तो ये तेल की बूंद को वहां से चारों तरफ से घेर के उसको जल में ले आते हैं, इसके प्रकार सफाई होती है। अगला प्रश्न दिया, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो यहां पर आपको IUPAC नाम दिया गया है, तो यहां पर एक अलग से पदार्थ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम मैथिल। जब से साइड में कोई ब्रांच निकल के जुड़ा होगा तो मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल। 2 नंबर पे जुड़ा हुआ इसलिए 2 मैथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपीन, डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 2 नंबर पे ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन हो जाएगा, ब्यूट 2इन। अगला है CH3CH क्लोरो जुड़ा हुआ है, देखिएगा सिंगल बंध के साथ, तो 2 नंबर पे क्लोरो जो है 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, सीधा सा नाम 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अगला है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। साबुन होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। ये क्या करते हैं? कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं, जबकि ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। ये साबुन जो है वनस्पति तेल, इनसे प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जबकि ये क्या है? संश्लेषित पदार्थों से बनाए जाते हैं। अगला है समजातीय श्रेणी के 3 गुणधर्म। समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसके गुणधर्म, जब किसी रासायनिक समजातीय आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म में कर्बनता दिखाई देती है, मतलब भौतिक गुणधर्म भी आगे आगे बढ़ते जाते हैं।
अगला है एथेनॉल में एथेनोइक अम्ल के परिवर्तन को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जब एथेनॉल को से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाते हैं। तो एथेनॉल से देखो, ये है एथेनॉल, इसके अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन दो हो गए, तो ऑक्सीजन जुड़ी है ना यहां पे, तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। यहां पर देखिएगा एक ही ऑक्सीजन है, जबकि यहां पर दो ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न ये, एक कार्बन यौगिक ए जिसका अणु सूत्र C2H6O है, ऑक्सीकरण करने पर बी अम्ल बी देता है, जिससे कार्बन परमाणु की संख्या ए के समान है। यौगिक ए डॉक्टरों द्वारा त्वचा के निर्जीवाणुकरण में प्रयुक्त होता है। तो ए और बी का नाम और ए बी से बनने वाले अभिकारक, तो यहां पर ए यौगिक है जो बी बनाए हैं। तो देखिएगा यहां पर इस तरह के एग्जाम में हालांकि नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर जानना चाहो तो ये जो है एल्कोहल जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एक एसिटिक अम्ल बना देगा और साथ में H2O बनाएगा, जल। अगला प्रश्न दिया गया है, अंगीठी के जलाने से कोयले का रंग में समान उच्च होता है और बिना ज्वाला के साथ ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण है केवल गैसीय पदार्थों के जलने से ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी को जलाने पर उपस्थित वाष्पीकरण पदार्थ के वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे कोयले में ऐसे पदार्थ की कमी हो जाती है जो बिना ज्वाला के ऊष्मा देते हैं। तो देखिएगा बिना ज्वाला के ऊष्मा देना क्या है, उसमें उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये नहीं देते। भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में बताना है अंतर। तो भौतिक गुण, एथेनॉल स्प्रिट जो है उसकी गंध होती है, जबकि इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक 156 के होता है, जबकि इसका 351 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक इतना होता है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बात करें तो एथेनॉल नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, जबकि एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल जो है अम्ल है तो वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इस तरीके से आप इसके अंतर देख सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे केमिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हो तो आपको इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं मिलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ पर्सन आ सकते हैं, अगर आपका टारगेट 90+ है तो फिर आपको पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं इतने में ही हमारे अच्छे कैसे नंबर बन जाए, तो आप इनको कर लीजिएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अगले जो बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।